So dear students, welcome again. आप यहाँ वेलकम इन दिस क्लासरूम। तो एज यू नो तो ये स्कूल जो है समर वेकेशन के बाद खुले हैं, लॉन्ग ब्रेक के बाद। तो होप आपने जो वेकेशंस हैं अच्छे इस तरह से गुजारे होंगे, एंजॉय भी किया होगा, है ना? या प्रिपरेशन की, या पढ़ते थे आप, क्या करते थे आप? एंजॉय किया ना, चलो ठीक है। तो अगर हम आज से फिर से क्लास है ना स्टार्ट करेंगे, तो वही जो अपनी काम है हमारी। अगर पहले रिकैप में करूँगा कि हमने आज तक पढ़ा क्या। तो जो टू यूनिट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। फर्स्ट इज़ रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, वो हमने कंप्लीट किया। तो उसके बाद हमने इकोलॉजी ले ली, क्योंकि बच्चों ने कहा कि सर ये जो जेनेटिक्स है ये बाद लास्ट पर उठाए, क्योंकि हम तब तक कोचिंग सेंटर में कंप्लीट करेंगे तो यहाँ आएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ये कंसेप्चुअल है, तो इसमें समझने के लिए थोड़ा वहाँ प्रॉब्लम होती है, हम यहाँ समझेंगे ये। तो इसी तरह मैंने ये जो इकोलॉजी सेकंड यूनिट लिया तो वो हमने कंप्लीट किया। तो उसके बाद अब लास्ट यूनिट जो है यहाँ पर रहा, दैट इज़ कॉल्ड एज जेनेटिक्स। तो जो आज से हम डिस्कस करेंगे, तो जो जेनेटिक्स है, अगर ये टर्म ले लेंगे, इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए वर्ड जेनेसिस। जेनेसिस, तो जेनेसिस मीन्स टू बिकम, लिटरल मीनिंग लेगी टू बिकम, निकलना, बाहर होना। क्योंकि हम देखते हैं कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक्सप्रेस होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, तो इसीलिए इसको जेनेटिक्स कहते हैं। तो ये तो जेनेटिक्स जो है, ये टर्म आपने सिक्स्थ में भी सुनी होगी, सेवन्थ में भी सुनी होगी, 10th में भी सुनी होगी। 10th में तो इसका है ही एक टॉपिक है, वहाँ पर मैनरिज्म आपने वहाँ पर पढ़ा होगा। तो वो यहाँ पर हमने इलाबरेट करना है। तो पहले हमें पता होनी चाहिए जेनेटिक्स जो है, हम इस जेनेटिक्स को कैसे डिफ़ाइन करेंगे, है ना? पहले ये पता होनी चाहिए कि कंसेप्ट जो है क्या, ये कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे। तो डिफ़ाइन करने के लिए लेट अस, आई विल गिव एन एग्जांपल हियर। तो मान लो यहाँ पर एक कपल है, पेरेंट्स है यहाँ पर, फादर एंड मदर। तो मान लो इनके कुछ कैरेक्टर्स हैं उनके, दे आर टॉल इन साइज, फॉर एग्जांपल उनकी लेंथ है, टॉल है। सेकंड, दे आर, उनका कलर जो है रेड है, फॉर एग्जांपल वाइट है, कुछ हम यहाँ रेड ले लेंगे फॉर एग्जांपल। तो दे आर इंटेलिजेंट। हम कुछ कैरेक्टर्स लेंगे, तो ये पेरेंट्स में प्रेजेंट है। तो जब यहाँ पर उनके ऑफस्प्रिंग्स आते हैं, ऑफस्प्रिंग्स, तो ऑफस्प्रिंग्स में देखते हैं हम, ये वो भी टॉल होते हैं, वो मान लो वो भी रेड होते हैं, या वो भी इंटेलिजेंट होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जो कैरेक्टर्स, जो ट्रेट्स पेरेंट्स में हैं, वो ऑफस्प्रिंग्स में आ गए। या हम कहेंगे, अगर पेरेंट्स कहेंगे एक जनरेशन है तो दिस इज नेक्स्ट जनरेशन। या हम कहेंगे ये एक प्रोसेस है जिससे जो कैरेक्टर्स है, ट्रेट्स है, दे गेट इनहर्टेड और ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। या हम कहेंगे ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। इसे हम हेरिडिटी कहते हैं ना। कोई हम कहते हैं वो अपने फादर जैसा बोलता है, चलता है, लिखता है ना, तो दिस कॉल्ड एज हेरिडिटी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मान लो यहाँ पर एक कपल है, पेरेंट्स है यहाँ पर, मान लो उनके भी ये कुछ कैरेक्टर्स है, दे आर टॉल एज फार लैंग्वेज इज कंसर्न, दे आर रेड कलर के एतबार से, या दे आर इंटेलिजेंट, है ना। तो जब उनके भी ऑफस्प्रिंग्स आते हैं यहाँ पर, तो उनमें ये तो डार्क होते हैं, छोटे होते हैं कद के हिसाब से, ये तो ब्लैक होते हैं कलर के लिहाज से, या और कोई कलर होता है, या ये इंटेलिजेंट ही डल होते हैं। तो यहाँ पर हम देखें इस केस में यहाँ पर डिफरेंसेस आ गए। जो कैरेक्टर पेरेंट में है वो तो ऑफस्प्रिंग्स में नहीं आए, तो यहाँ पर डिफरेंसेस है ना, देयर आर डिफरेंसेस, यहाँ पर डिफरेंसेस हो गए एक्सप्रेस। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं वेरिएशंस। इनको हम क्या कहेंगे? वेरिएशंस। यानी वेरिएशंस एक्चुअली दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन टू जनरेशंस, बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। सो इस फिनोमेना को हम वेरिएशंस कहते हैं। तो यहाँ पर 2 फिनोमेना आ गया, नंबर 1 हेरिडिटी आ गया, नंबर 2 वेरिएशंस आ गए। तो दोनों को मिला के, वेरिएशंस और हेरिडिटी, इन दोनों को मिला के ये एक ब्रांच बनाती है, दैट ब्रांच कॉल्ड एज जेनेटिक्स। तो आप जेनेटिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ ब्रांच दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। क्लियर? नॉटशेल एक सिंगल लाइन में हम लिखेंगे, द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, इट इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स। क्लियर? तो ज़्यादा स्ट्रेस हम यहाँ पर रहते हैं, तो यहाँ पर इतना स्ट्रेस नहीं देते हैं, तो यहाँ पर स्ट्रेस देते हैं हम।
तो ये जो हेरिडिटी, कैसे ये कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हुए या ट्रांसमिट हुए, कौन सा मैकेनिज्म है यहाँ पर, या कौन सी एजेंसी है, कौन सा कैरेक्टर मतलब चीज़ है यहाँ पर, कौन सी प्रोसेस है जिसके ज़रिए से ये कैरेक्टर जो पेरेंट्स में है या वन जनरेशन में, तो ये दे गेट ट्रांसमिट इनटू अनदर जनरेशन। तो इट वाज कंसर्न, तो ये एक कंसर्न था, एक क्वेश्चन था, एक प्रॉब्लम थी। तो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए, इस कंसर्न को सोल्यूशन देने के लिए तो डिफरेंट साइंटिस्ट आ गए, तो उन्होंने अपना अपना रोल दे दिया, अपना अपना काम दे दिया। तो फर्स्ट अगर देखेंगे डार्विन, जिन्होंने एवोल्यूशन में बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है, तो नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो इसने भी इसमें एक रोल निभाया। तो इसने क्या कहा, इसने कहा जो एक ऑर्गेनिज्म है, तो इसकी बॉडी जो है, इस बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना। अगर बॉडी लेंगे इंसान की, इसमें लेग है, लेग्स है, आइज़ है ना, हेड है, डिफरेंट पार्ट्स आते हैं। तो उन्होंने कहा, या हार्ट है, लंग्स है, तो उसने क्या कहा, ये जो पार्ट्स है, हर एक पार्ट कुछ इनविजिबल सबस्टेंस रिलीज करते हैं, कुछ इनविजिबल सबस्टेंस। तो उन सबस्टेंस को उन्होंने नाम रखा पान जीन्स, या गैम्यूल्स भी नाम रखा। तो बाद में क्या होता है, इसने कहा कि ये पान जीन्स जो है, इनविजिबल सबस्टेंस या गैम्यूल्स होते हैं, ये ब्लड में मिक्स होते हैं। तो ब्लड में मिक्स होने के बाद ये सेक्स ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं, और सेक्स ऑर्गन्स से ये दूसरी जनरेशन तक पहुंचते हैं। मगर उसने यहाँ क्या कहा, उसने कहा जो कैरेक्टर्स, मतलब यहाँ तो कपल है, पेरेंट्स है, फादर मदर, उसने कहा ये कैरेक्टर्स इंटरमिक्स होते हैं, इंटरमिंगल होते हैं, ब्लंड होते हैं। तो बाद में पता चला ब्लंड तो यहाँ नहीं होते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कुछ कैरेक्टर्स एग्जैक्ट होते हैं फादर के या मदर के। तो इस थ्योरी को उसने नाम लिखा पानजेनेसिस। तो बिकॉज ऑफ ब्लंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स ये थ्योरी तो रद्द हो गई। तो उसके बाद और एक साइंटिस्ट आए, कार्ल रियोटर, और एक साइंटिस्ट था, उसने टोबैको पर काम की। तो बहुत से साइंटिस्ट आए, हर एक ने अपना अपना रोल दिया, लेकिन फाइनली इट वाज अ साइंटिस्ट इज कॉल्ड एज मेंडल। तो 10th में आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा। तो इट वाज मेंडल। तो मेंडल जो है, पूरा नाम क्या है इसका, ग्रिगर जॉन मेंडल। ये तो कभी कभी नीट में भी आता है क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ मेंडल। शायद मेरे ख्याल में आज से 2 साल पहले आया था, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ मेंडल। अब हम तो सोच भी नहीं सकते, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो जो आपकी एनसीईआरटी बुक है, तो इस एनसीईआरटी बुक जब चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर स्टार्ट होने से पहले इसमें कॉलम होता है किसी साइंटिस्ट की, किसी है ना, वहाँ पर तस्वीर लगी होगी, फिर उसके बारे में लिखा होता है। सो प्लीज़ गो थ्रू दैट। तो ये जेनेटिक्स है, यहाँ पर भी एक साइंटिस्ट है, उसका फोटो चिपका हुआ है वहाँ पर, दैट इज कॉल्ड एज वाटसन है उसकी। अगर देखेंगे जेनेटिक्स जो है ना, हेरिडिटरी वेरिएशन जब स्टार्ट होता है उससे पहले अगर देखेंगे एनसीईआरटी, वहाँ पर उसका फोटो चिपका हुआ है, तो वहाँ वाटसन और क्रिक के बारे में लिखा है। तो वो मैं बताऊंगा जब उनकी काम हम ले लेंगे, वाटसन और क्रिक की। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी आता है, हमें ये मतलब ये नहीं सोचना कि ऐसा नहीं आ सकता, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। सो फुल नेम इज ग्रिगर जॉन मेंडल, G.J. मेंडल। तो उसी ने ही लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ जेनेटिक्स, जिसे कश्मीरी हम कहते हैं कनकई। जब हम मकान बनाते हैं तो पहले क्या कहते हैं, कनकई, बेस है ना, कनकई बेस। तो वो बेस जो है ये स्टार्टेड किसने, मेंडल। तो इस मेंडल ने एक प्लांट दैट इज कॉल्ड एज पी प्लांट, इस पर काम की फॉर 7 years, 7 साल तक उसने काम किस पर की, पी प्लांट पर, विद पेशेंस। तो हर एक का रिकॉर्ड उसने अच्छी तरह उसमें रखा। तो बाद में उसने फिर अपने लॉज दिए कुछ, दे आर कॉल्ड एज लॉज ऑफ, जो हमने पढ़ने हैं, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस या प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये उसने दे दिया। तो बिफोर वील गो थ्रू इस एक्सपेरिमेंट, उसने क्या काम की, किस तरह की, क्या किया। तो बिफोर वील गो थ्रू एक्सपेरिमेंट, थोड़ा सा इसकी लाइफ जो है, लाइफ हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग इंस्पायर होते हैं किसी की लाइफ हिस्ट्री पढ़ने से, है ना। कभी हम किसी इंसान की मतलब लाइफ हिस्ट्री पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें इंस्पायर, हम भी ये ऐसा काम करेंगे, हम भी अच्छा बनना चाहते हैं। तो जो मेंडल है, ये एक कंट्री दैट इज कॉल्ड एज ब्रेनो। तो इसी में उसने, ही वॉज बॉर्न इन दैट, यानी जन्म लिया यहाँ पर इन
1822, 1822 में उसने जन्म लिया। तो उसकी फैमिली जो है दैट वाज अ पीजेंट फैमिली, तो हाई फाई फैमिली नहीं थी, सो दैट वाज अ पीजेंट फैमिली। तो जन्म लेने के बाद उसकी परवरिश हुई, बाद में उसको स्कूल भेजा गया एज़ यूजुअल, जिस तरह बाकी हमको भी भेजा गया, हमारे पेरेंट्स थे। तो इसी तरह तो स्कूल में क्या किया, जब उसने ग्रेजुएशन की तो ग्रेजुएशन में उसके 2 सब्जेक्ट्स थे, वन इज कॉल्ड एज फिजिक्स, सेकंड इज कॉल्ड एज मैथ। ये 2 सब्जेक्ट से इसकी ग्रेजुएशन। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से नॉन मेडिकल, है ना, या अब जब लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, हम इसे क्या कहते हैं, नॉन मेडिकल। तो यहाँ तो बायोलॉजी का नामो निशान नहीं था, तो जेनेटिक्स का सवाल ही नहीं था। तो उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद जब उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो वो टीचर बना, रिक्रूट हुआ टीचर। तो उसके बाद उसने कहा नहीं मैं थोड़ा सा और पढ़ लूँ, तो फिर वो पीजी के लिए ऑस्ट्रिया, एक तो ऑस्ट्रेलिया और एक ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की कैपिटल जो है वेना, जिस तरह हम कहते हैं मतलब JNK इसकी कैपिटल क्या है, श्रीनगर एंड जम्मू। इसी तरह ये जो ऑस्ट्रिया कंट्री है इसकी कैपिटल वेना थी। तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी दैट इज कॉल्ड एज वेना यूनिवर्सिटी, वेना यूनिवर्सिटी। तो इसी यूनिवर्सिटी में वो पीजी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए गया। तो ये जो जाहिर सी बात है, वहाँ तो जैसे लोग मिलेंगे जो वहाँ पर पीजी के लिए आए होंगे, तो वो एक साइंटिस्ट था वहाँ पर दैट इज कॉल्ड एज डॉपलर। तो इससे इसकी मुलाकात हुई। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद वापस आ गया, क्योंकि ही वाज वेल कैरेक्टर, बहुत अच्छा था, तो उसको चर्च में प्रीस्ट भी बनाया गया। तो वहाँ पर जब उसने देखा, चर्च में आपके वहाँ लेन्स होते हैं, गार्डन्स होते हैं, तो उसने जब देखा, ही वाज थिंकर, सोचना हम, हालांकि जिस इंसान में मतलब सोच नहीं हो, जो सोचेगा नहीं वो अलाइव नहीं, याद रखो। जो इंसान सोचना, थिंकिंग एबिलिटी उसको छोड़ेगा, तो ये कहो कि वो अलाइव नहीं है। तो वो सोच रहा ये क्या प्लांट तो एक है, डिफरेंट फ्लावर्स, वहाँ पोस्ट लेंथ इनकी डिफरेंट। जब उसने देख लिया तो उसने कहा नहीं इस पर कुछ करना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए। वाई देयर इज़ वेरिएशन, वाई देयर इज़ दिस थिंग, वाई इट इज़ शॉर्ट, वाई दैट इज़ लॉन्ग, वाई दैट इज़ टॉल। तो ये इसको सोल्यूशन देने के लिए उसने सोचा चलो एक एक्सपेरिमेंट करेंगे किसी प्लांट पर। तो उसने चूज किया एक प्लांट, दैट प्लांट इज कॉल्ड एज पी। तो कश्मीरी जिसे हम मटर भी कहते हैं और या कड़ है ना, कश्मीरी में कहते हैं। तो बॉटनिकल नाम जो इसका दैट इज कॉल्ड एज पाइसम, पाइसम सेटेरम। तो इट बिलोंग्स फैमिली पैरेजोस दैट इज कॉल्ड एज लिग्यूमिनेसी। अब तो फैबेसी है। तो यही प्लांट उसने ले लिया। क्यों ले लिया? कभी कभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाई मेंडल सेलेक्टेड दिस पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। छोटा सा क्वेश्चन आता है, 2 मार्क का, 3 मार्क का। तो उसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं। तो पहला क्या ले लेंगे, इट इज चीप, सस्ता है। अगर हम भी किसी घर में जाएंगे, कुछ है मटर आपके पास, वो थोड़ा दो, तो पैसा नहीं लेगा, ऐसे ही देगा, है ना। तो इट इज़ चीप, इट्स नॉट एक्सपेंसिव। नंबर 2, इसका लाइफ साइकिल है, लाइफ स्पान या लाइफ साइकिल शॉर्ट है, शॉर्ट। तो कुछ महीने इसको वेट करना है तो फसल आता है, साल नहीं वेट करना है, तो हम कहेंगे लाइफ साइकिल और लाइफ स्पान इसका वेरी शॉर्ट है। तो उसके बाद इसमें एक अहम पॉइंट जो है, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होती है, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होती है। 3 पॉइंट्स इसमें है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से क्या होगा, इसमें तो क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगी। जब क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगी तो जो प्रोडक्ट यहाँ होगा दैट विल बी प्योर लाइन, यानी जो इसमें से प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी प्योर लाइन, नो इम्प्योरिटी विल बी देयर। क्योंकि जब क्रॉस पॉलिनेशन ही है, ये जो फ्लावर है, आपने देखा है फ्लावर देखा है, ये क्लोजर होता है, ओपन होता है, देखा है। मटर खाए पर अनगट कर मसिया, इसका फ्लावर जो हमेशा क्लोजर होता है, कैलिस्टोगैमिक जिससे कहते हैं। तो ये कभी ओपन नहीं होता। जब ये ओपन ही नहीं होगा तो क्या इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होगी? इसमें बाहर से कोई एजेंसी आएगी जो उसको क्रॉस, तो यही वजह है कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होती है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर प्रोडक्ट जो है हाइब्रिड नहीं होगा बल्कि प्योर होगा, ट्रू होगा, प्योर लाइन होगा। क्लियर? तो ये पॉइंट जो है, तो जिसकी बिना पर मेंडल ने इसको सिलेक्ट किया।
तो इसके बाद इसने 7 साल तक उस पर काम किया, 7 years, हर एक रिकॉर्ड मेंटेन किया, जो भी इसने काम किया इसका रिकॉर्ड मेंटेन किया। तो उसके बाद मान लो जो काम इसने किया 1856 से 1856 से लेके 1863 तक उसने इस पर काम किया, 7 years। तो इट इज़ नॉट ए जोक, 7 years उस पर काम किया। तो उसके बाद उसने ये कुछ रूल्स दिए, दे आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, दे आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल्स ऑफ आर मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो आप उसके बाद उसने पब्लिश की। तो जाहिर की बात है जब कोई काम करता है तो इसको पब्लिश करना पड़ता है, तो जर्नल में या कुछ है ना मैगजीन उसमें करना पड़ता है। तो इसने भी इसमें पब्लिश किया। तो पब्लिश होने के बाद उस पर ज़्यादा स्टेटस नहीं है, उसको ज़्यादा से मतलब सीरियस नहीं लिया गया, ईजी लिया गया। क्यों? इसमें 2 कारण थे, 2-3 कारण थे। तो एक कारण ये, ही वॉज नॉट इन्फ्लुएंशियल, पीजेंट फैमिली से बिलोंग करता था, उसके पास इतना रिसोर्स, इतनी अप्रोच, इन्फ्लुएंस तो था ही नहीं। तो हम कहेंगे ही वॉज नॉट इन्फ्लुएंशियल, नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन, एवोल्यूशन के बारे में दिया था, तो सारे के सारे लोग उसी के पीछे पड़ गए थे, क्योंकि दैट वाज अ चैलेंज फॉर सम पीपल एवोल्यूशन की। तो जब डार्विन ने वो काम की, वो एवोल्यूशन की थ्योरी दे दी, तो सारे के सारे साइंटिस्ट लोग उसी के पीछे पड़े। तो इसकी काम ये नज़रअंदाज हुई। सेकंड, अगर आप कुछ पढ़ते भी इसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री या जो मैथमेटिक्स इसमें था, तो इट सीम्स टू बी समथिंग डिफिकल्ट, क्योंकि अगर आज भी ले लेंगे क्या सब्जेक्ट है, मैं क्यों नहीं, सर टफ है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो उसके बाद मेंडल की डेथ हो गई 1888 में, 1888 उसकी डेथ हो गई। तो डेथ होने के बाद 12 साल कंप्लीट हो गए। इन 1900 3 साइंटिस्ट थे या 3 बॉटनिस्ट थे। एक का नाम है, वन इज कॉल्ड एज सैचर मार्क, सैचर मार्क। सेकंड इज कॉल्ड एज हाइगो डिवरीज, थर्ड इज कॉल्ड एज कॉर्नियस। तो ये 3 साइंटिस्ट थे, कॉर्नियस था, सैचर मार्क था, हाइगो डिवरीज था। दे बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट प्लेसेस। ये इंडिपेंडेंटली काम करते थे जेनेटिक्स पर, कोई किससे मतलब टच नहीं था। तो उन दिनों की बात है, आज तो सारा का सारा ग्लोबल विलेज है। तो उन दिनों इंडिपेंडेंटली काम करते थे जेनेटिक्स पर। तो जब कोई साइंटिस्ट या कोई रिसर्चर किसी चीज़ पर काम करता है, तो उसे पहले देखना है कि कहीं किसी ने इस पर काम की है या नहीं की है। अगर किसी ने की है तो वो उसकी काम उसको देखना है कि क्या किया है इसने काम, क्या क्या कैरेक्टर्स क्या लिया है, कौन सी रिसर्च उसने की, तो वो उसको देखना पड़ता है। इसी तरह ये भी कहते थे। तो एक्सीडेंटली उनके पास ये पेपर्स आ गए मेंडल के, तीनों के पास। जब उसने देखा लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, जब उसने कंपेयर किया, हमने कहा ठीक है, मेंडल ने ठीक है काम किया है, ये तो सारा का सारा ठीक है। तो ये गुम हुई थी उसकी काम, किसकी? मेंडल की काम जो था वो गुम हुई थी। तो लेकिन जो ये 3 साइंटिस्ट हैं उन्होंने उनको फिर से डिस्कवर किया। तो इसीलिए दीज आर कॉल्ड एज रीडिस्कवरर्स, रीडिस्कवरर्स ऑफ मेंडलिज्म। ये जो 3 साइंटिस्ट, इनको क्या कहते हैं? एक तो डिस्कवर, कोई भी चीज़ हमने डिस्कवर किया तो उसको ढूंढा, पाया, डिस्कवर। फिर गुम हुआ, फिर से ढूंढा किसी ने, उसको कहेंगे रीडिस्कवर। तो मेंडल ने काम की, गुम हुई, इन्होंने दोबारा इसको कसकी खोज निकाली, तो उससे कहेंगे रीडिस्कवर्स या रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म। तो इनको कहते हैं रीडिस्कवरर्स ऑफ मेंडलिज्म। तो और मेंडल को खिताब दिया गया फादर ऑफ, कब दिया गया? मरने के बाद भी बहुत सा। तो ये इसकी लाइफ हिस्ट्री है। तो किस तरह मेंडल ने काम की, लेकिन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम ही गॉट नो एप्रिसिएशन एट ऑल, है ना।
लेकिन मारने के बाद तो सब हम कहते हैं अच्छा था, वो था, ये है, अरे वाह इसकी काम वो है, लेकिन मारने के बाद सब कहते हैं। तो खैर फिर भी ठीक है, अगर नहीं मिलती तो प्रॉब्लम होती। अब देखते हैं मेंडल की काम क्या थी, उसका एक्सपेरिमेंट क्या था, उसका एक्सपेरिमेंट क्या था। तो मेंडल ने जो काम की किस पर, पी प्लांट पर। तो मेंडल ने इसके कुछ कैरेक्टर्स लिए, इनको हम कहते हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। क्या कहते हैं? कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आर कैरेक्टर्स, जिस पर मेंडल ने काम की। कंट्रास्ट मीन्स मतलब जो अच्छा सा हो, है ना, अच्छा हो, तो उस पर उसने कहा दे आर कॉल्ड एज कंट्रास्टिंग ट्रेट्स या कैरेक्टर्स। तो मेंडल ने 14 ट्रेट्स ले ली। कितने? 14 कैरेक्टर्स, लेकिन हम कहेंगे 7 पेयर्स। आप लिख सकते हैं 7 पेयर्स, 7 पेयर्स ऑफ ट्रेट्स, या हम 14 कैरेक्टर्स भी कहेंगे जिन पर मेंडल ने काम की। कौन सा था? फर्स्ट, प्लांट हाइट। ये भी क्वेश्चन आता है, प्लांट हाइट। पहला ट्रेट जो था, कैरेक्टर जो था, प्लांट हाइट। ये तो एक कैरेक्टर है, लेकिन जब देखेंगे कुछ प्लांट्स क्या थे, टाल, कुछ क्या थे, तो एक पेयर आ गया। हालांकि कैरेक्टर तो एक ही है, हाइट, मगर इसमें कुछ टाल थे, कुछ डार्क थे, तो एक पेयर आ गया। सेकंड, फ्लावर कलर, फ्लावर कलर। कुछ तो वो क्या थे, नहीं वाइट थे, एक तो वाइट था, तो दूसरा थे वो बैंगन जैसे, इसको क्या कहते हैं, पर्पल। पर्पल कलर है, एक कैरेक्टर, लेकिन इसमें क्या आता है, दो आते हैं, तो एक पेयर बन गया। सेकंड इज फ्लावर पोजीशन। थर्ड, फ्लावर पोजीशन। अगर आपने जो मैंने पढ़ाया 11th में मॉर्फोलॉजी, उसमें मैंने फ्लावर पढ़ाया, तो उस वक्त मैंने बताया ये जो प्लांट होता है, तो इस प्लांट में नोड्स होते हैं, इंटरनोड्स होते हैं। तो जो नोड है यहाँ पर बर्ड्स निकलती है, लीफ निकलता है, फ्लावर भी निकलता है। तो यहाँ पर एक एंगल बनता है, इस एंगल को एक्साइल कहते हैं। जो यहाँ पर एंगल बनता है, इस एंगल को क्या कहेंगे, एक्साइल। तो इस एक्साइल पोजीशन पर अगर फ्लावर हो उसको हम कहेंगे एक्सिलरी। अगर टॉप पर हो उसको क्या कहेंगे, टर्मिनल। तो यहां पर फ्लावर पोजीशन जो थी, एक क्या था, एक्सिलरी। क्या था? सेकंड, टर्मिनल। सेकंड इज टर्मिनल। तो ये भी एक पेयर आ गया। हालांकि कैरेक्टर एक ही है फ्लावर पोजीशन, मगर इसमें तो दो आते हैं, 1 पेयर। इसके बाद नेक्स्ट इज पॉड। पॉड इसमें कश्मीर में क्या कहते हैं, हेम, मटर हेम, काड़े हेम, है ना। तो पॉड में क्या ले लिया उसने, ये कितने आ गए, 1 2 3। तो फोर्थ वन इज पॉड शेप। तो पॉड शेप या साइज ले लेंगे, तो कुछ वो मोटा था, है ना, फ्लपी, तो कुछ वो उसका साइज छोटा था, तो ये सारी शेप इसने ले लिया। तो सेकंड इसने ले लिया पॉड कलर। पॉड कलर, तो कलर में क्या था, कुछ ग्रीन थे, कुछ वाइट थे कलर में, तो आ गया पॉड कलर और शेप। तो उसके बाद उसने क्या लिया, सीड। तो सीड में उसने ले लिया पहले शेप। तो शेप में क्या था, 1 इज रिंकल्ड, 1 इज रिंकल्ड। जो मटर है, जो आप खाते हैं ना मटर, जो बीज के तौर पर हम बोते हैं, सो करते हैं ज़मीन में, कैसे उनकी शेप कैसी होती है, रिंकल होती है ना। ग्रीन हो, कलर क्या होता है, ग्रीन, मगर शेप क्या होती है, रिंकल। वो रिंकल होते हैं। और सेकंड जो हम खाते हैं घरों में, जिसमें हम कश्मीरी में काड़ा कहते हैं, तो उनकी शेप क्या होती है, राउंड, स्मूथ या राउंड कहेंगे। ये रहा एक शेप। सेकंड कलर, कलर में जो ये रिंकल है, ये ग्रीन होते हैं और ये येलो होते हैं। सो कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स या 14 कैरेक्टर्स। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि एग्जाम में, नेम द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स व्हिच मेंडल यूज्ड फॉर हिज रिसर्च आर। सो कितने हैं, 7 पेयर्स ले लेंगे या 14 ले लेंगे। तो 7 पेयर अगर ले लेंगे, पहले तो प्लांट हाइट आता है, इसके बाद फ्लावर कलर आता है, इसके बाद फ्लावर पोजीशन आती है, और उसके बाद
ये पॉड का कलर, पॉड का साइज ये आता है, और उसके बाद सीड की शेप और कलर आता है। सो दीज आर कॉल्ड एज 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ये मेंडल ने लिए अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। क्लियर? अब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया, तो ये एक्सपेरिमेंट क्या था? तो इसमें कुछ स्टेप्स थे, ठीक? तो पहले स्टेप क्या था? चॉइस ऑफ पेरेंट्स, या हम कहेंगे सिलेक्शन। जो मतलब लड़कियां जब जाती हैं कहीं दुकान पर तो कपड़े लेने क्या करते हैं? सिलेक्शन करते हैं। बॉयज़ कहीं पे जाते हैं, पैंट ले लिया, वो लिए क्या करते हैं? फिर सिलेक्शन करते, ऐसे ही ले लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? घर में कोई काम कर, पहले सिलेक्शन होती है, चॉइस होती है, मैं क्या काम करूँ, मैं कौन सी काम करूँ, है ना? वो इसमें चॉइस, सिलेक्शन। तो मेंडल ने सिलेक्ट किया पी प्लांट, उसमें भी किया सिलेक्ट किया कुछ कैरेक्टर्स। सो दिस कॉल्ड एज चॉइस ऑफ पेरेंट्स और सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। क्लियर? तो मेंडल इसने मान लो इसने ये प्लांट हाइट ले ली, टाल और डार्क लिया, वो हम कहेंगे चॉइस ऑफ प्लांट कैरेक्टर, दैट इज हाइट। तो इन नट्स हम कहेंगे फर्स्ट पॉइंट इज चॉइस ऑफ पेरेंट्स या सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। सेकंड स्टेप जो है, सेकंड स्टेप मैंने ये भी बताया आपको, ये जो पी प्लांट है इसमें जो फ्लावर है ये क्लोज्ड होता है। ये क्या होता है? क्लोज, जिसको हम कैरेस्टोगैमिक भी कहते हैं। ये ओपन नहीं होता, तो इसमें कौन सी पॉलिनेशन होगी? सेल्फ पॉलिनेशन। मेंडल ने कहा नहीं, मैं क्रॉस पॉलिनेशन करूँ, मैं देखूँ क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि बाहर का एजेंट आएगा, एजेंसी आएगी बाहर से, वो क्रॉस पॉलिनेट करेगा इसको, मैं देखूँ क्या होगा। क्लियर? तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए इसने क्या किया? पहले उसने देखा ये जो फ्लावर है, इस फ्लावर में मेल पार्ट भी है, इस फ्लावर में फीमेल पार्ट भी है, यहाँ तो सेल्फ पॉलिनेशन होगी ज़रूर। तो उसने कहा चलो क्या कोई काम करेंगे, तो ये जो मेल पार्ट है मैं इसे यहाँ तो दोनों के दोनों हैं, तो जब दोनों सेक्स पार्ट इस प्लांट में या फ्लावर में प्रेजेंट होंगे तो उसको क्या कहते हैं हम? बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडिट या मोनोइशस। कुछ फ्लावर्स ऐसे जिनमें एक ही सेक्स होता है, उसको कहेंगे यूनिसेक्सुअल, डाइशस। कुछ प्लांट्स भी अलग हैं, मेल प्लांट अलग, फीमेल। फॉर एग्जाम्पल मलबरी है, कीवी है ना? तो इसमें दोनों है। तो इसने फोर्सिप ले लिया। फोर्सिप आपने देखा है? फोर्सिप देखा है? वो चुमट कौशल पर जिसे हम कहते हैं। वो स्टेरिलाइज किया, मीन उसको गर्म पानी में उबाला ताकि कोई कुछ केमिकल ना हो, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी इस फ्लावर से, तो इसको स्टेरिलाइज किया। तो स्टेरिलाइज करने के बाद जेंटली ही ओपन इस फ्लावर, ओपन किया, करोला को ओपन किया, जेंटल। ड्यूरिंग एनी प्रैक्टिकल यूज है जेंटल हैंड्स, तो हथौड़े के जैसे नहीं होनी चाहिए, है ना? अगर हथौड़ा हो तो ये फ्लावर ही आएगा बाहर। तो उसने जेंटली इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद उसने ये जो मेल पार्ट एंथर यहाँ से निकाला, तो इस फ्लावर को, इस फीमेल पार्ट को कोई डैमेज नहीं किया। तो ये प्रोसेस जिसमें हम मेल पार्ट एंथर को रिमूव करते हैं विदाउट काजिंग एनी डैमेज टू फ्लावर और दिस फीमेल पार्ट, सो इस प्रोसेस को कहते हैं इमैस्कुलेशन। क्या कहते हैं? सो सेकंड पॉइंट मैंने क्या किया? इमैस्कुलेशन। तो इमैस्कुलेशन किसका डिफाइन करके? द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम ए फ्लावर विदाउट काजिंग एनी डैमेज टू फीमेल पार्ट। कभी आपके एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, चाहे ऑब्जेक्टिव के तौर पर आ सकता है या डिफिनेशन के तौर पर आ सकता है, इमैस्कुलेशन। क्लियर? तो सेकंड पॉइंट क्या है? इमैस्कुलेशन। तो जब इमैस्कुलेशन किया तो वापस अब अपनी जगह पर रखा, उसको कुछ डैमेज नहीं किया। अब यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन होगी? मत होगी, अब यहाँ नहीं होगी। क्रॉस पॉलिनेशन भी नहीं होगी, क्यों? फ्लावर क्या है? क्लोज है, न सेल्फ पॉलिनेशन होगी न क्रॉस पॉलिनेशन। अब उसने क्या किया? अब उसने कहा अब मैं क्रॉस पॉलिनेशन करूँ। नेचुरल इसमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होती है, तो अब इसने क्या? अब इसने क्रॉसिंग या हम कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट वैराइटीज, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2, है ना? तो यहाँ क्या लेंगे? मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट वैराइटीज। यहाँ इससे डिफरेंट वैराइटीज लेंगे, उनको मिक्स किया। मिक्स किससे किया? एक का पोलन के ये एंथर लिया, इस पर डस्ट किया, दैट इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ जो वैरायटी बनेगी वो नई होगी, है ना? दैट विल बी कॉल्ड एज हाइब्रिड। सो इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। इसमें क्या किया इसने? यहाँ पर दूसरे प्लांट से एंथर लाया जो मैच्योर था, विद द हेल्प ऑफ फोर्सिप लाया अच्छी तरह से। तो ये जो स्टिग्मा है यहाँ पर, इस स्टिग्मा पर उसने डस्ट किया, तोड़ दिया इस एंथर को। तो इससे क्या होगा? पोलन ग्रेन्स वापस आएंगे, तो इस पर बैठेंगे।
तो ये पॉलिनेशन हुई, क्रॉस पॉलिनेशन। तो उसके बाद उसने बैगिंग की। अब और क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होनी चाहिए, बैगिंग इसको कवर किया। देयर शुड बी नो क्रॉस पॉलिनेशन नाउ फर्दर, दैट इज कॉल्ड एज बैगिंग, दैट इज कॉल्ड एज बैगिंग। बैगिंग के बाद उसने टैगिंग की, निशान लगाया, टैग लगाया, किस फ्लावर में मैंने क्रॉस पॉलिनेशन की, किस फ्लावर में मैंने कौन सा काम किया, दैट इज कॉल्ड एज टैगिंग। जिस तरह बाजार जाते हो, वहाँ कोई चाय लाते होगा, उस पर टैग होता है। सो सिमिलर, इट इज कॉल्ड एज टैगिंग, इट इज कॉल्ड एज टैगिंग। सो दीज आर द स्टेप्स जो मेंडल ने किए। अब क्या किया, अब इसने कुछ नहीं किया, ऐसे ही रहने दिया। तो जब ये फसल तैयार हुआ तो अब इसने सीड्स कलेक्ट किए। ये पी प्लांट्स है, क्या किया, अब सीड्स कलेक्ट किए। लेकिन सीड्स कलेक्ट किए, छोटे छोटे वो पैक ले लिए। प्लांट ए के सीड्स पैक 1 में रखे, प्लांट बी के सीड्स सेकंड पैक में रखे। अब क्या किया, अब वेट किया, नेक्स्ट सीजन आ गया, ये सीड्स उसने सो किए, किसमें, ज़मीन में। तो ज़मीन में क्या आएंगे, नए प्लांट्स आएंगे। दैट विल बी कॉल्ड एज F1 जनरेशन, दैट विल बी कॉल्ड एज। अब इसने इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, पॉलिनेशन सब कुछ खुद ही खुद हो जाएगा, होगा नेचर, ठीक। तो जब ये प्लांट्स आ गए, ये देखा उसने सारे के सारे प्लांट्स क्या थे, ये डार्क कहाँ गया। सो आई थिंक क्लास इज ओवर। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये कल से कंटिन्यू करेंगे। एनी क्वेश्चन, एनी कन्फ्यूजन? सो थैंक यू, I should stop. So dear students, welcome again in this lecture room. As you know that yesterday we started new chapter genetics. तो उसमें मैंने पहले इंट्रोडक्शन दी जेनेटिक्स के बारे में, पहले हमने डिफाइन किया जेनेटिक्स क्या होती है। तो उसके बाद मैंने बताया जो जेनेटिक्स है इसमें हेरिडिटी आती है, वेरिएशंस आते हैं। तो हेरिडिटी इसके बाद एक्सप्लेन किया कि हेरिडिटी को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट आ गए, तो उन्होंने अपना अपना रोल दिया, अपना अपना एक्सपेरिमेंट किया। तो पहले मैंने बताया इसमें डार्विन आया था, उसने पानजेनेसिस थ्योरी दी, लेकिन उसकी गलती ये हुई कि इसमें उसने कहा था कि यहाँ ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स होता है, तो इसी बुनियाद पर इसको रद्द किया गया। उसके बाद कार्ल रिएटर आ गया, बताया मैंने, जिसने टोबैको पर काम किया। उसके बाद मैंने फाइनली मेंडल बताया। तो उसके बाद हमने मेंडल की लाइफ हिस्ट्री पढ़ी, मेंडल की। तो उसके बाद लाइफ हिस्ट्री के बाद हमने उसका एक्सपेरिमेंट पढ़ा। तो एक्सपेरिमेंट मैंने कल बताया, अगर आपको याद होगा, जो इसके स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट स्टेप मैंने बताया आपको, चॉइस ऑफ पेरेंट्स, नंबर 1। नंबर 2 मैंने बताया इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन। थर्ड स्टेप दैट इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग, और दिस आल्सो कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। तो देन नेक्स्ट स्टेप दैट इज कॉल्ड एज बैगिंग, नेक्स्ट स्टेप दैट इज कॉल्ड एज टैगिंग। तो उसके बाद मैंने कहा कि जब उसने सीड्स कलेक्ट किए, तो सीड्स कलेक्ट करने के बाद उनको फिर से सो किया ज़मीन में। तो सो करने के बाद जब वहाँ से प्लांट्स नए आए, तो उनको उसने नाम रखा F1, फीलियल फर्स्ट, या फीलियल मीन्स जनरेशन या फर्स्ट जनरेशन, या तो जहाँ से प्रोडक्ट निकला दैट इज कॉल्ड एज F1 हाइब्रिड। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि उसने काम पी प्लांट पर किया, दैट वाज हैविंग सेल्फ पॉलिनेशन, उसमें प्योर लाइन प्रोडक्ट है, तो इसीलिए इसने क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पर की। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ा है। अब आज यही कंटिन्यू करेंगे, यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाएंगे, कि आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मेंडल ने जब क्रॉसिंग किया, मान लो यहाँ पर उसने 2 प्लांट्स, एक तो प्लांट हाइट ले उनमें, एक तो टाल प्लांट था, सेकंड वाज डार्फ। तो जब इसने इन 2 को क्रॉस पॉलिनेशन में की, पहले इमैस्कुलेशन की, उसके बाद क्रॉस पॉलिनेशन, हाइब्रिडाइजेशन की, तो यहाँ पर जब सीड्स निकले तो इन सीड्स को जर्मिनेट किया, वहाँ से प्लांट्स निकले, तो उसको उन्होंने नाम रखा F1 हाइब्रिड, या हम इसे कहेंगे F1 जनरेशन या फर्स्ट फीलियल। तो यहाँ पर देखा उसने, मेंडल ने, जब उन्होंने सीड्स लिए तो सीड्स को सो किया, नए प्लांट्स आ गए। तो ये सारे के सारे प्लांट्स टाल थे, यानी यहाँ के लिया टाल प्लांट, यहाँ पर डार्क। उसके बाद उनकी इमैस्कुलेशन की, इमैस्कुलेशन के बाद उसने
क्रॉसिंग की, मैंने पोलन उस पर डस्ट किए, एंथर डस्ट किए स्टिग्मा पर, तो नए सीड्स आ गए यहाँ से। तो सीड्स को कल्टिवेट करने पर सारे के सारे प्लांट जो F1 जनरेशन में वो टाल थे, हाई, ये डार्क कोई नहीं था। तो अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि F1 जनरेशन में ये हाई डार्क प्लांट जो है ये कहाँ गया। लेकिन मेंडल यहाँ पर हिम्मत नहीं आ रहा, उसने इसके बाद इन सीड्स को फिर से कलेक्ट किया, फिर से ज़मीन में सो किया, तो यहाँ से F2 प्लांट्स बन गए। जब F2 प्लांट यानी सेकंड जनरेशन यहाँ पर आए, उसने देखा यहाँ पर टाल प्लांट्स भी थे और डार्क भी थे, यहाँ पर टाल भी थे और डार्क भी थे। तो मैंने ने कहा कि ये जो डार्क था ये मिक्सिंग यहाँ पर नहीं हुई, कुछ तो हुआ यहाँ पर लेकिन मिक्सिंग नहीं हुई। इसी को खोज करने क्यों F1 जनरेशन में सिर्फ टाल प्लांट्स आ गए, क्यों F1 जनरेशन में दोनों के दोनों आ गए। तो F1 जनरेशन में ये डार्क प्लांट्स है ये कहाँ गया। तो उसने कहा ये जो टालनेस है ये एक ट्रेट है, ये एक कैरेक्टर है। तो उसने कहा एक सबस्टेंस है यहाँ पर, सबस्टेंस इज देयर इन ए प्लांट दैट कंट्रोल्स दिस टालनेस, ए सबस्टेंस इज देयर विच कंट्रोल्स डार्कनेस। यानी कुछ प्लांट टाल है, उनमें एक सबस्टेंस है जो ये प्लांट हाइट जो है कंट्रोल करता है। तो उस सबस्टेंस को उसने नाम रखा फैक्टर। यानी उसने कहा, मेंडल ने कहा जो ये ट्रेट है, कैरेक्टर है, इसको एक सबस्टेंस कंट्रोल करता है, तो उस सबस्टेंस को मेंडल ने नाम रखा फैक्टर। तो बाद में जॉनसन आ गए 1905, जॉनसन, तो उसने इसका नाम जीन रखा। तो जो फैक्टर है इट वाज लेटर ऑन कॉल्ड एज जीन। तो मेंडल ने कहा फैक्टर ये कैरेक्टर कंट्रोल करता है क्या, तो बाद में ये कहा जीन, यानी हम कहेंगे जीन जो है यही कैरेक्टर और इवेंट को कंट्रोल करता है, लोड कर रहा है, फिर एक्सप्रेस होते हैं दूसरी जनरेशन में। तो यहाँ पर मेंडल ने क्या कहा, इसने कहा ये जो टालनेस है इसमें जीन है, इस जीन को हम डिनोट करेंगे एक अल्फ़ाबेट से। इसको हम मान लो ये टाल है, इसके लिए इसने कैपिटल टी रखा। तो ये डार्फ है क्योंकि हाइट है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं डी मीन्स डार्फ, और वो कंफ्यूज करता है हमें कि टी तो टाल है, डी तो डार्क, मगर ये तो प्लांट हाइट है, ये प्रॉब्लम। तो उसने इसके लिए स्मॉल टी रखा, यानी कैपिटल टी किसके लिए, टालनेस के लिए, स्मॉल टी किसके लिए, डार्कनेस के लिए। वो यहाँ पर हम कहेंगे कैपिटल टी जो है ये एक जीन है दैट कंट्रोल्स टालनेस, स्मॉल टी एक जीन है दैट कंट्रोल्स डार्कनेस। या कहेंगे कैपिटल टी इज ए फैक्टर, later on that is called as gene which controls tallness, and small t is also a gene that are factor in according to Mendel that controls darkness. तो इसके लिए यहाँ पर कहा इसने एक इसमें जो ये टालनेस है इसमें यहाँ पर कैपिटल टी ये होमोजाइगस कंडीशन होता है, यहाँ पर उसने कैपिटल टी कहा और यहाँ पर स्मॉल टी लिखेंगे। तो इनको हम कहते हैं एलील, यानी एलील जो है, एलील दैट इज कॉल्ड एज, आप ही लिखो, एलील इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज एलील। एलील इज अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन। जीन तो सेम है यहाँ पर, लेकिन जो एलील्स यहाँ पर है दीज आर डिफरेंट। सो एलील को डिफाइन करेंगे, इट इज अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन। तो यहाँ पर दो टी है, दीज विल कंट्रोल टालनेस, ठीक। तो सेम कैपिटल यहाँ पर भी है, क्या स्मॉल टी। इस कंडीशन को कहते हैं जिस कॉल्ड एज होमोजाइगस, और एक चीज़, एक मतलब जो मेंडल ने टर्मिनोलॉजी इसमें की, जो टर्म्स इसने इस्तेमाल किए मैं वो बताता हूँ आपको। यहाँ पर जब प्लांट इसने लिया, यहाँ पर बताऊँ पहले याद रखो, टाल प्लांट, यहाँ पर डार्क प्लांट, यहाँ तो बन आए सिर्फ टाल प्लांट, ठीक। तो हम इनको बाहर से देखें टाल प्लांट है। जो F1 जनरेशन है यहाँ पर सिर्फ इसने दो प्लांट्स लिए, टाल और डार्क, मेस्कुलेशन की, फिर हाइब्रिडाइजेशन किया, तो F1 जनरेशन में सिर्फ टाल ही टाल आ गए। ये बाहर से देखता है ये बाहर से एक्सटर्नल अपीयरेंस देखता है, एक्सटर्नल फीचर्स देखता है, दैट इज कॉल्ड एज फिनोटाइप, या आप नोट लिखो, नोट करो, फिनोटाइप।
phenotype. Phenotype refers to external features या appearance of an organism of a plant. Phenotype refers to external appearance या external features और external character. हम बाहर से देखते हैं इस ये जो F1 प्लांट्स है ये टाल है, बाहर से देखिए, अंदर से इसमें क्या है, क्या एक ही टी कैपिटल टी है सारी के सारे या स्मॉल टी है, ये हम नहीं देखते हैं, बाहर से हम देखते हैं। जब बाहर से हम किसी चीज़ को देखेंगे तो उसको हम कहेंगे फिनोटाइप। तो जो फिनोटाइप है ये एक्सटर्नल अपीयरेंस है, लेकिन अंदर से जब हम देखते हैं यहाँ पर दो एलील्स है, यहाँ पर जीन है, कैपिटल टी कैप है, यहाँ पर स्मॉल टी है, दिस इज जीन। तो जब अंदर से हम देखते हैं दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन यानी ये जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन दैट मीन्स जीनस कैसे हैं, इसके किस तरह है, इनका कंपोजिशन क्या है। तो यहाँ पर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या ये सेम है या डिफरेंट है, तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं हम जीनोटाइप। ये आप लिखो, जिस तरह एक्सटर्नल फीचर्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्या फिनोटाइप, इसी तरह जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या करते हैं हम जीनोटाइप। तो ये एक और टर्म फिनोटाइप और जीनोटाइप। तो अब यहाँ देखते हैं ये जो कैपिटल टी है ये जीनोटाइप है, ये स्मॉल टी ये जीनोटाइप है, टाल ये फिनोटाइप है क्योंकि बाहर से देखते हैं, डार्क ये फिनोटाइप है बाहर से देखते। क्लियर, यानी एक तो आ गया। तो अब देखिए ये पर यहाँ तो ये जीनोटाइप जो है ये सेम है यहाँ पर, क्योंकि दोनों के दोनों कैपिटल टी है, यहाँ पर सेम है जीनोटाइप, दोनों के दोनों है। तो जब जीनोटाइप सेम होगा, जब जीनोटाइप सेम होगा तो उसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पर होमोजाइगस। ये आप लिखो होमोजाइगस, यानी होमोजाइगस refers to same, it refers to same genotype। जब जीनोटाइप सेम हो तो उसको हम होमोजाइगस कंडीशन लिखते हैं, होमोजाइगस। अब जब मेंडल ने ये टाल प्लांट लिया तो उसको क्रॉस किया डार्क प्लांट से, तो जब F1 प्लांट शार्ट लिखो यहाँ पर, F1 प्लांट्स यहाँ आ गए, F1 हाइब्रिड, दे ऑल वायर टाल, फिनोटाइप इनका क्या था टाल। लेकिन जब मेंडल ने इनका जीनोटाइप देखा वहाँ पर उसने एक तो कैपिटल टी देखा और एक स्मॉल टी देखा, यानी जब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टडी किया वहाँ पर ये देखा गया यहाँ पर दोनों ये जो कैपिटल टी भी मौजूद है और स्मॉल टी भी, वो टालनेस का कैरेक्टर भी मौजूद है और डार्कनेस का कैरेक्टर भी मौजूद है। तो ये तो डिफरेंट है। जब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन या जीनोटाइप डिफरेंट होगा उसको हम कहेंगे हेटेरोजाइगस। ये और एक टर्म है हेटेरोजाइगस, यानी हेटेरोजाइगस आप लिखो, इट रेफर्स टू डिफरेंट जीनोटाइप, इट रेफर्स टू डिफरेंट जीनोटाइप। जब जीनोटाइप डिफरेंट होगा इसे हम हेटेरोजाइगस कंडीशन कहते हैं। कैपिटल टी होमोजाइगस, स्मॉल टी है तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज होमोजाइगस और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेटेरोजाइगस। यहाँ पर है लिखेंगे कैपिटल टी ये होमोजाइगस कंडीशन है, स्मॉल टी ये होमोजाइगस कंडीशन है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये होमोजाइगस। यहाँ तो सेम कंडीशन नहीं है, कैपिटल टी है और स्मॉल टी है तो डिफरेंट है। सो इसको हम कहेंगे क्या हेटेरोजाइगस कंडीशन, दिस कॉल्ड एज हेटेरोजाइगस। आप देखो यहाँ पर क्या किया मेंडल ने देखा जब F1 हाइब्रिड यहाँ पर सारे क्या आ गए टाल प्लांट्स, तो अब इनके प्लांट्स लिए अब ये सीड्स इन सीड्स को अब फिर से क्या किया सो किया ज़मीन में, यानी जो F1 सीड्स थे F1 प्लांट्स अब आ गए तो इनसे सीड्स आ गए। ये सीड्स जो है इसने कलेक्ट किए, तो कलेक्ट करने के बाद जब इनको ज़मीन में सो किया तो सो के बाद अब यहाँ से प्लांट्स बनेंगे। तो यहाँ टाल प्लांट्स भी थे और डार्क भी थे। सो दिस कॉल्ड एज F2 जनरेशन, दिस कॉल्ड एज। तो F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट्स क्या थे टाल, लेकिन F2 में टाल भी आए और डार्क। अब तो सवाल पैदा होता है यहाँ पर जो डार्क है F1 में क्यों नहीं आया। तो मेंडल ने यहाँ पर कहा जो ये टाल कैरेक्टर है ये F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होता है और जो डार्क कैरेक्टर है ये एक्सप्रेस नहीं होता है बल्कि ये हिडन रहता है। तो जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होता है उसको हम कहते हैं डोमिनेंट,
दैट इज कॉल्ड एज डोमिनेंट ट्रेट। आप लिखो डोमिनेंट ट्रेट और कैरेक्टर। द ट्रेट which gets expressed in F1 generation, the trait which gets expressed in F1 generation, that is called as dominant trait. For example, capital T, ये तो dominant trait है, इसीलिए F1 generation, क्योंकि ये उन्होंने सप्रेस किया उसको, किसको, डार्फ को, ये हिडन रहा, ये एक्सप्रेस नहीं हुआ, तो इसको हम डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं। अब तो ये डार्फ जो है ये F1 जनरेशन में क्या रहा, हिडन रहा, एक्सप्रेस नहीं हुआ, और इसको हम कहते हैं रेसेसिव। दिस इज कॉल्ड एज रेसेसिव ट्रेट। आप ये लिखो, द ट्रेट विच रिमीन्स हिडन इन F2 जनरेशन, द ट्रेट विच रिमीन्स रेसेसिव इन F1 जनरेशन and gets expressed in F2 generation. The trait which remains hidden in F1 generation, that is called as recessive trait. यहाँ पर हम डार्फ लिखते हैं, तो डार्फ ट्रेट जो है ये रेसेसिव है, इसीलिए ये F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं होता है, क्योंकि जो टाल कैरेक्टर है ये डोमिनेंट रहता है, ये इस डार्फ कैरेक्टर को एक्सप्रेस होने नहीं देता है बल्कि सप्रेस करता है, तो इसको हम डोमिनेंट कहेंगे और उस डार्फ को रेसेसिव कहेंगे। अब तो यहाँ पर ये मैंने देखा, लेकिन जो प्लांट्स आए यहाँ पर सारे के सारे F2 जनरेशन में रेशो जो था दैट वाज 3:1। आप ये लिखो, इन F2 जनरेशन द रेशो ऑफ टॉल एंड डार्क प्लांट्स वाज 3:1। मान लो मेंडल ने 400 प्लांट्स लिए, मेंडल ने मान लो 400 प्लांट्स लिए, तो 400 प्लांट्स में 300 क्या थे टॉल F2 जनरेशन में, और 100 क्या था, मान लो यहाँ पर लिखूँगा 300:100, 0 ये कैंसिल हो जाएंगे, 3:1। सो दिस इज कॉल्ड एज रेशो। ये जो मेंडलियन रेशो निकला क्या किस में, F2 जनरेशन में, तो 3 जो है ये टाल थे और 1 तो क्या था डार्फ। अब हम यहाँ इसको जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन लेंगे, जीनोटाइप लेंगे, फिर हम करेंगे यहाँ क्रॉसिंग। मान लो ये टाल प्लांट है, ये डार्फ है, ठीक, तो टाल के लिए हम क्या ले लेंगे, कैपिटल टी, और डार्फ के लिए क्या लेंगे, स्मॉल टी, ठीक है। टाल के लिए क्या लेंगे, मान लो ये मेल है, ये फीमेल है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर गैमेट्स बनेंगे। तो अगर हम ह्यूमन बीइंग ले लेंगे तो इसमें मियासिस होती है, गैमेट्स बनते हैं, तो गैमेट्स में हाफ क्रोमोसोम नंबर होता है ना, और मान लो इसमें डिप्लॉइड कंडीशन है 46, तो जब सेल डिवीजन मियासिस होती है 23 क्रोमोसोम आ सकते हैं, हाफ क्रोमोसोम और हैप्लॉइड। इसी तरह यहाँ भी होगा, मियासिस होगी यहाँ पर। जब गैमेट्स बनते हैं तो गैमेट्स बनने के लिए मियासिस की ज़रूरत है, तो हाफ क्रोमोसोम एक साइड चले जाएंगे, हाफ, मान लो यहाँ 2T है, हाफ यहाँ आएंगे, हाफ यहाँ आएंगे। सो ये तो पेरेंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज पेरेंट्स। ये इनको क्या कहेंगे, गैमेट्स। मान लो ये पेरेंट्स है, अब मियासिस हुई, गैमेट्स बन गए। इसी तरह जो डार्क में, इसमें भी गैमेट्स बनेंगे, स्मॉल टी, ठीक। अब तो यहाँ पर पॉलिनेशन होगी, क्रॉसिंग होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। ये कैपिटल टी इसके साथ मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी इसके साथ मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। सो यहाँ पर जो प्लांट्स आएंगे सारे के सारे टाल हैं। दिस इज कॉल्ड एज F1 जनरेशन, दिस इज कॉल्ड एज F1 जनरेशन। तो इसको हम कहेंगे F1 हाइब्रिड। F1 हाइब्रिड क्यों कहेंगे, यहाँ पर टाल कैरेक्टर भी है, डार्कनेस भी है, टाल का कैपिटल टी भी है, डार्क का स्मॉल टी। यहाँ तो ये प्योर नहीं है बल्कि इम्प्योर है, प्योर लाइन है, इसको हम कहेंगे हाइब्रिड। सो यहाँ पर F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट्स क्या आ गए, टाल आ गए, मगर जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। सो मेरे ख्याल में क्लास तो ओवर हुआ, तो इसको हम कंटिन्यू कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।